फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं हेतु जेंडर संवेदीकरण मॉड्यूल लिंग समानता, पोषण और सामुदायिक लामबंदी में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम लज्जो की कहानी के माध्यम से जेंडर के बारे में और लिंग समानता लाने में समुदाय कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है यह जानेंगे। तो आइए लज्जो से मिलते हैं, जो 14 वर्ष की है और अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ हरियाणा में रहती है। मॉड्यूल को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं। आइए शुरू करने से पहले हम इस मॉड्यूल की विशेषताओं को जानते हैं। अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं तो सीधे मॉड्यूल की शुरुआत करें। यह मॉड्यूल फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को निम्न बातें समझाने में मदद करेगा। जेंडर का अर्थ, लिंग भेदभाव और उसका महिलाओं, लड़कियों और समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिंग समानता का महत्व, लिंग समानता और पोषण के बीच संबंध, शोषण या उत्पीड़न से परेशान महिलाओं की मदद कैसे करें और समुदाय में लिंग समानता और पोषण को कैसे बढ़ाएं। अब हम खंड 1 जेंडर के बारे में जानेंगे। आइए लज्जो की स्थिति के बारे में जानते हैं और यह भी कि एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में आप समुदाय में लिंग असमानता को दूर करने के लज्जो जैसी लड़कियों की मदद कैसे कर सकती हैं। हम यह सब एक एक करके समझेंगे। लज्जो ने स्कूल जाना बंद कर दिया है क्योंकि वो पढ़ना तो चाहती है, लेकिन हाई स्कूल बहुत दूर है और उसके माता पिता उसे दूर भेजने से डरते हैं। विचार करें, क्या आपने गांव में ऐसी स्थिति देखी है? यह घरों में आम बात क्यों है? खंड 1.1 जेंडर क्या है? अब हम जेंडर के बारे में समझेंगे। लज्जो अक्सर सोचती है कि उसके और उसके भाई के साथ अलग तरह का बर्ताव क्यों किया जाता है। ऐसा ही उसकी सहेलियों के घरों में भी होता है। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए लज्जो और उसकी सहेलियां गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता दीदी से मिलने के बारे में सोचती हैं। गीता दीदी, हम जानना चाहते हैं कि हमें लड़कों से अलग क्यों देखा जाता है। जैसा मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता है, खेल सकता है, लेकिन हमें ये छूट नहीं दी जाती। नियम बदले नहीं जा सकते। ये नियम लड़के और लड़कियों के लिए अलग क्यों है? लज्जो, मैं हर 2 सप्ताह में किशोर किशोरियों के साथ सत्र लेती हूँ और इस बार मैं जेंडर और उससे जुड़ी बातों के बारे में समझाऊंगी। अगला सत्र किशोर क्लब में 2 दिन बाद है। तुम और तुम्हारी सहेलियां अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे सत्र में जरूर आना। ठीक है दीदी, हम आएंगे। 2 दिन बाद सब क्लब में सत्र के लिए इकट्ठे होते हैं, जिनमें कुछ माताएं भी अपने किशोर बच्चों के साथ आती हैं। गीता दीदी के साथ पड़ोस के गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरला दीदी भी हैं। वह अभी नई है और यहाँ काम सीखने आई हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जेंडर के बारे में बताऊंगी। आम भाषा में जेंडर वो अपेक्षाएं, रवैया और समाज का नजरिया है जिसकी अपेक्षा लड़के और लड़कियों से की जाती है। इसी कारण रूढ़िबद्ध धारणाएं पैदा होती हैं, जैसे लड़के ज्यादा निडर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लड़के बेहतर लीडर बनते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए या अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को लंबे बाल रखने चाहिए, लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों में खुलकर बात या हंसना नहीं चाहिए, लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना लड़कियों का काम है, जबकि लड़कों और पुरुषों को कमाना चाहिए और सभी जरूरी निर्णय लेने चाहिए। पर ऐसा क्यों गीता दीदी? क्योंकि अब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए पहले हम जेंडर यानी सामाजिक लिंग और सेक्स यानी शारीरिक लिंग में अंतर समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति का शारीरिक लिंग एक प्राकृतिक या जीव वैज्ञानिक चीज है और हमारे शरीर की प्रजनन बनावट यानी अंगों से संबंधित होता है। जन्म के समय लिंग को नर या मादा के तौर पर समझा जाता है, लेकिन इनसे जुड़ी विशेषताओं में भिन्नता भी आ सकती है। जेंडर या सामाजिक लिंग जैविक या प्राकृतिक नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित धारणा है। जेंडर हमारे द्वारा बनाया गया है और समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव आए हैं। जेंडर समाज या संस्कृति द्वारा निर्धारित किया गया है, अतः
जेंडर में गुण, अपेक्षाएं, पहचान और समाज या लोगों या संस्कृति या परंपराओं द्वारा स्थापित नजरिए शामिल हैं जो अक्सर लिंग या बायोलॉजी पर आधारित हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जेंडर किस तरह से लोगों का व्यवहार, बोलने का तरीका, किसे क्या मिलना चाहिए, व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं, कौन क्या नौकरी करे, किसे क्या मौका मिले, यह सब निर्धारित करता है। इसी कारण भेदभाव, रूढ़िवादी धारणाएं और अनुचित अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। लेकिन असल में आपकी बनावट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नौकरी करने और पैसा कमाने से रोके, और ना ही आपके भाई की बनावट ऐसी है जो उसे खाना बनाने या बच्चा पालने से रोके। आओ कुछ जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं और भेदभाव के बारे में जानते हैं। घर पर हमारे घरों में यह अपेक्षा रखी जाती है कि घर का काम लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं। उदाहरण के तौर पर स्कूल से आने पर तुमसे उम्मीद रखी जाती है कि तुम अपनी पढ़ाई और होमवर्क करने की बजाय घर के कामों में हाथ बटाओगी, जिससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ता है। घर और समुदाय से संबंधित निर्णय लेने में औरतों से नहीं पूछा जाता। जिन घरों में लड़कियों की पढ़ाई को समर्थन दिया जाता है, वहां भी यह उम्मीद की जाती है कि वह शिक्षिका या नर्स की नौकरी ही करे। सुशील महिलाओं को घर के बाहर खुलकर नहीं हंसना चाहिए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि लड़का या लड़की होने के नाते परिवार या समुदाय में आपसे क्या अपेक्षा रखी जाती है? दीदी, एक बार मुझे चोट लग गई और मैं रोने लगा, लेकिन सब मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे कि लड़के रोते नहीं हैं। गीता दीदी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमना भी मना है। मेरे पिताजी कहते हैं कि लड़कियों के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, लड़कों को घर चलाने के लिए कमाना होता है, इसलिए उन्हें पढ़ना जरूरी है। आप सबने जो उदाहरण दिए वे हमारे घरों और समुदाय में मौजूद जेंडर भेदभाव को दर्शाते हैं। महिलाओं को पंचायत मुखिया नियुक्त किया जाता है, लेकिन उनके पति वह भूमिका निभाते हैं। समुदाय में महिला नेता बहुत कम हैं। अधिकतर पुरुष ही गांव पंचायत में भाग और निर्णय लेते हैं। पोषण और बच्चों से संबंधित कार्य जैसे आंगनवाड़ी बैठक महिलाओं द्वारा की जाती है। पढ़ी लिखी लड़कियों को गलत नजर से देखा जाता है, जिसके कारण परिवार वाले उनकी पढ़ाई की बजाय शादी कराना जरूरी समझते हैं। लड़कियों को सुरक्षा की कमी और शोषण का डर रहता है। समुदाय में पढ़ लिख कर नौकरी करने वाले लड़कों को अहमियत दी जाती है, जबकि लड़कियों को शादी और बच्चे करने पर लड़कियों को काम के लिए घर या गांव से बाहर जाने के लिए समर्थन नहीं दिया जाता। क्या यहाँ बैठी महिलाएं बता सकती हैं कि अपने समय में उन्होंने समुदाय में इस तरह की असमानताएं देखी हैं? हाँ, घरों में पति ही सब निर्णय लेते हैं, पत्नी नहीं। हमारे समाज में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। ये सब अनुचित अपेक्षाएं हैं जिनसे लड़के और लड़कियों के बीच असमानताएं पैदा होती हैं। याद रखें, हमारी बनावट में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अब हम खंड 1.3 में जानेंगे कि जेंडर असमानता पारिवारिक और सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जेंडर आधारित भेदभाव के कारण घरों और समुदाय में असमानता पैदा होती है। क्या आप जानते हैं, हरियाणा में 60% महिलाएं और लड़कियां अनीमिया से ग्रसित हैं। खंड 1.4 कार्यकर्ता होने के नाते महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या योगदान दे सकती हैं? हम फ्रंटलाइन कार्यकर्ता होने के नाते महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? सरला, तुमने यह पूछकर अच्छा किया। अब मैं तुम्हें समाज में जेंडर असमानता से निपटने में हम फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका बताऊंगी। एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के तौर पर हमें लज्जो जैसी लड़कियों की मदद करनी चाहिए। हम समाज में जेंडर असमानता को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम परिवारों को
लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझा सकते हैं, जिससे भविष्य में वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक सुरक्षा हासिल कर सके। हम समुदाय को पोषण का महत्व बता सकते हैं, खासकर लज्जो जैसी बढ़ती लड़कियों के लिए। आशा दीदी की मदद से हम पुरुषों और महिलाओं को अपने और अपने बेटियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में भी समझा सकते हैं। हम अपने गांव के लोगों को महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हानिकारक प्रथाओं जैसे दहेज, उन्हें नौकरी करने से रोकना, बेटे की चाह, बहुओं के साथ अत्याचार, बाल विवाह और लिंग आधारित चयन को रोकने के लिए जागरूक कर सकते हैं। एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में हमारी भूमिका जेंडर के अलावा अन्य विषयों जैसे पोषण और उसका जेंडर के साथ संबंध पर जानकारी देना भी है, जो हम अगले खंड में जानेंगे। हम इस खंड के अंत तक आ गए हैं। कृपया खंड के अंत में दिया गया क्विज करें और अगले खंड की ओर बढ़ें। खंड 2 जेंडर और पोषण में आपका स्वागत है। पिछले खंड में हमने लज्जो द्वारा सहे जा रहे जेंडर असमानता और भेदभाव के बारे में जाना। इस खंड में हम जानेंगे कि जेंडर भेदभाव के कारण पोषण की जरूरतें कैसे प्रभावित होती हैं। खंड 2.1 जेंडर और पोषण से संबंधित आदतें। हरियाणा में, जैसा दुनिया के अन्य देशों में होता है, कई जेंडर आधारित खाद्य और पोषण संबंधी भेदभाव और मिथक मौजूद हैं। यह भेदभाव अक्सर सदियों से माने जा रहे सांस्कृतिक मानकों और आर्थिक असमानताओं से पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, पौष्टिक और अधिक मात्रा में खाना लड़कों के लिए जरूरी माना जाता है, लड़कियों के लिए नहीं। इस वजह से लड़कियों में पोषण की कमी और कुपोषण की समस्या हो जाती है। ऐसे कुछ मिथकों पर आधारित सांस्कृतिक मानक हैं जो गर्भावस्था से पहले और बाद में महिलाओं के खान पान पर रोक लगाते हैं, और ऐसा अधिकतर घर के बुजुर्गों या सास द्वारा किया जाता है। आर्थिक स्थिति भी लड़कियों को पौष्टिक और अच्छा खाना देना ना देना निर्धारित करती है, और लड़कों को तरजीह यानी प्रेफरेंस दी जाती है। उदाहरण के लिए, शरीर को मजबूत बनाने वाली चीजें जैसे दूध, अंडे और प्रोटीन युक्त खाना पुरुष सदस्यों के लिए जरूरी समझा जाता है, महिलाओं के लिए नहीं। इस वजह से महिलाओं में पोषण की कमी हो सकती है, जिसके कारण कुपोषण का अंतर पीढ़ीगत चक्र बनता है, क्योंकि कुपोषित लड़की एक कुपोषित महिला बनेगी और कुपोषित बच्चों को जन्म देगी। हरियाणा जैसे राज्य में घरों में मूलतः रोटी, दाल और दूध से बने पदार्थ खाए जाते हैं, जिनमें आवश्यक विटामिन और प्रोटीन नहीं होते। लड़कियों में माहवारी के कारण अनीमिया का खतरा भी होता है, जिससे आयरन की कमी होती है। अब बताइए, एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के तौर पर आप लज्जो जैसी लड़कियों के प्रति हो रहे पोषण संबंधी भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं? यह सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती और धात्री लाभार्थी महिलाएं और बच्चे मिड डे मील और टेक होम राशन प्राप्त करें, क्योंकि यह पौष्टिक और पूर्ण आहार है। युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए अनीमिया को रोकने हेतु अच्छे पोषण और स्वस्थ भोजन के महत्व पर विशेष सत्र आयोजित करें। खाना बनाने और खाने से जुड़े कार्यों में पुरुषों और लड़कों की भागीदारी के महत्व पर जागरूकता फैलाएं। अच्छा पोषण पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अच्छे पोषण पर जागरूकता फैलाएं, पोषण दिवस मनाएं, पौष्टिक व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करें, पोषण वाटिका लगाएं, पोषण और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सामुदायिक सत्र आयोजित करें। सामुदायिक बैठकें करते समय ऐसा समय और स्थान चुनें जो महिलाओं के लिए उपयुक्त हो। आशा दीदी स्वास्थ्य संस्थानों, स्कूलों, पंचायत, खाद्य बाजार, स्वयं सहायता समूह आदि से जुड़े रहें और समन्वय करें। अपने समुदाय के किसानों के साथ मिलकर स्थानीय रूप से पौष्टिक आहार उगाएं। हम इस खंड के अंत तक आ गए हैं। कृपया खंड के अंत में दिया गया क्विज करें और अगले खंड की ओर बढ़ें। खंड 3 जेंडर आधारित हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए सहयोग। इस खंड में हम गीता दीदी जैसी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका को जानेंगे।
लज्जो की बुआ सुशीला पास में रहती है और जब भी घर आती है उदास दिखती है। जब लज्जो की माँ उनसे कुछ पूछती है तो वह टाल देती है। एक बार जब वह आई हुई थी तो रो पड़ी। भाभी, मेरे पति शराब पीते हैं और मुझे मारते हैं। लज्जो की माँ यह जानकर हैरान रह जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। वह सुशीला को गीता दीदी से बात करने को कहती हैं। गीता दीदी, मेरे पति शराब पीते हैं और मुझे मारते हैं। मेरी भाभी ने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी। सुशीला, तुमने मेरे पास आकर बिल्कुल सही किया। मैं तुम्हारी कई तरह से मदद कर सकती हूँ। सुरक्षित और गोपनीय स्थान प्रदान करके जहाँ तुम्हारी जैसी शोषण की शिकार महिलाएं बिना किसी अपेक्षा या प्रतिहिंसा के अपनी आप बीती बता सकती हो। भावनात्मक समर्थन देकर, ताकि तुम अपनी भावनाएं, डर और चिंताएं साझा कर सको। महिला हेल्पलाइन 181 और 1091 पर शिकायत करने में मदद देकर, जिला वन स्टॉप केंद्र से तुम्हारा संपर्क बनाकर, जहां से तुम्हें आवश्यक चीजें जैसे चिकित्सीय देखभाल, कानूनी मदद, सलाह और बसेरा मिल सके। यदि तुम्हारी जैसी परेशान महिलाओं को ठीक लगे तो मैं अपने सुपरवाइजर या सरपंच से मिला सकती हूँ, जो तुम्हारे हक, उचित विकल्पों और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। समुदाय के साथ उचित विकल्पों के बारे में बात करके, जिससे सहायक माहौल बने। तुम्हारे स्वास्थ्य और प्रगति को जानने के लिए नियमित फॉलोअप करके और यह सुनिश्चित करके कि तुम्हें सहायता मिले। सुशीला, रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ ऐसे तरीके भी उपलब्ध हैं जहां तुम अपने साथ हुई हिंसा बता सकती हो, जैसे स्थानीय पुलिस या प्राधिकरण से संपर्क, आपातकालीन हेल्पलाइन 181 या 1091 मिलाकर, जिला वन स्टॉप केंद्र जाकर, अत्याचार के सबूत इकट्ठा करके, जैसे चोट की फोटो या मैसेज या ईमेल, और चोट के लिए चिकित्सीय उपचार लेकर। सुशीला, मैं तुम्हें कानूनी मदद देने वाली संस्था या वकील से भी मिला सकती हूँ, जो तुम्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझा सकते हैं, जैसे FIR करना और कानूनी कदम उठाना। इन सब में तुम्हारी गोपनीयता बनी रहेगी। तुम अधिक जानकारी के लिए नजदीकी वन स्टॉप केंद्र जा सकती हो, जो तुम जैसी महिलाओं को हर समय सहायता देने के लिए बनाए गए हैं। हम इस खंड के अंत तक आ गए हैं। कृपया खंड के अंत में दिया गया क्विज करें और अगले खंड की ओर बढ़ें। खंड 4, समाज में जेंडर समानता लाने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ता क्या कर सकती है, में आपका स्वागत है। इस खंड में हम जानेंगे कि गीता दीदी जैसी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता किस तरह समाज में जेंडर समानता लाने में सहयोग दे सकते हैं। सरला, क्या तुम जानती हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लड़कियों को लज्जो जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, हम फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में निम्न तरीकों से समाज का सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों को घर और बाहर समान व्यवहार और मौके प्रदान करने के लिए प्रचार करके, सामुदायिक बैठकों और जागरूकता सत्रों में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा देकर, महिला नेताओं को प्रेरक वार्ता करने के लिए बढ़ावा देकर, स्थानीय जेंडर चैंपियन को अहमियत देकर, महिलाओं की सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग और बढ़ावा देकर, ठेले वालों, बस कंडक्टर और ड्राइवर को सुरक्षा चैंपियन बनाने के लिए कदम उठाकर। ये तो बहुत अच्छा है दीदी। क्या हम माता पिता, खासकर पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा पूरी करने के लिए सहयोग देने की सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल, हम उनसे और अन्य पुरुष सदस्यों से बात करके समझा सकते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी, बेटी, बहन की घर के कामों में मदद करनी चाहिए। हम माता पिता को महिलाओं के लिए उपलब्ध आर्थिक योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, नई रोशनी, ई श्रम
आदि के बारे में भी बता सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलने का अधिकार है। उदाहरण के लिए महिला समृद्धि योजना। गीता दीदी, मुझे नहीं पता था कि हम समुदाय की इतनी चीजों में मदद कर सकते हैं। सरला, सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के नाते हम महिलाओं और लड़कियों के लिए उचित समय और स्थान पर बैठकें कर सकते हैं, महिला सहयोग समूह बना सकते हैं, आवश्यक जानकारी सुनने और समुदाय को बताने के लिए पंचायत बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ब्लॉक अधिकारियों और पंचायत नेताओं को सुरक्षा और गतिशीलता जैसे महिला संबंधी मुद्दे बता सकते हैं। हम जागरूकता भी फैला सकते हैं, विशेष दिन, कार्यक्रम और त्योहार आयोजित करके। महिला एसएचजी और स्थानीय मीडिया के साथ मिलकर सामुदायिक रेडियो स्थापित करके और सुपरवाइजर के सहयोग से स्थानीय विशेषज्ञों से स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल लिटरेसी पर जानकारी युक्त सत्र कराकर हम उन्हें भी सहयोग दे सकते हैं जो सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते, जैसे दिव्यांग लोग, विधवा महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, एससी, एसटी महिलाएं। हम उन्हें विशेष योजनाओं, भत्ता और पेंशन के बारे में बताकर उन्हें रजिस्टर करने में भी मदद कर सकते हैं। यदि फ्रंटलाइन कार्यकर्ता नहीं जानते तो उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध दिव्यांग प्रोटोकॉल से स्वयं को अवगत करना चाहिए। वह सुपरवाइजर या सीडीपीओ की मदद भी ले सकती है। गाइडलाइन पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम इस खंड के अंत तक आ गए हैं। कृपया खंड के अंत में दिया गया क्विज करें और अगले खंड की ओर बढ़ें। खंड 5 सरकारी योजनाएं में आपका स्वागत है। इस खंड में हम भारत सरकार और हरियाणा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानेंगे जो जेंडर संबंधी मुद्दों को दूर करने में सहयोगी हैं और गीता दीदी जैसी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता लाभार्थियों को इन योजनाओं के लाभ दिलाने में क्या भूमिका निभा सकती हैं। गीता दीदी, क्या शिक्षा के लिए कोई योजनाएं हैं जिनका लाभ लज्जो जैसी लड़कियां ले सके? मैं वही बताने वाली थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। यह योजना बालिका के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देती है और लड़कियों के अधिकार और मौकों के लिए प्रचार करती है। पूरे समुदाय के लिए भी कई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व लाभ योजना, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। महिला ई-हाट, महिला उद्यमियों को बढ़ावा और सशक्त करने के लिए एक ऑनलाइन मंच। सखी वन स्टॉप केंद्र, शोषण की शिकार महिलाओं को, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन शोषण और उत्पीड़न शामिल है, चिकित्सीय, कानूनी और सलाह जैसी सेवाएं प्रदान करता है। उज्ज्वला योजना व्यावसायिक यौन शोषण के लिए देह बाजारी से बची महिलाओं को पुनर्वास देने और सशक्त करने पर केंद्रित है। साथ ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता अपने सुपरवाइजर की मदद से इनके बारे में पता करके समुदाय को बता सकते हैं। मुख्यमंत्री दूध आधारित योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और साथ ही 2 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टिफाइड दूध और दूध से बने उत्पाद प्रदान करती है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कन्या परिवारों को उनकी शिक्षा पूरा करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। महिला हेल्पलाइन 1091 और 181 उत्पीड़न, शोषण या किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 24x7 समर्पित हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री महिला शक्ति सम्मान हरियाणा की
उन असाधारण महिलाओं को सम्मान देती है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। हरियाणा क्रेच पहल। हरियाणा क्रेच पहल के अंतर्गत 6 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त, सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान की जाती है। आपकी बेटी हमारी बेटी हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत कन्या परिवारों को उनकी शिक्षा और कल्याण हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा कन्या कोष, इसके तहत व्यक्तियों और संस्थानों से लड़कियों और महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए दान लिया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ता स्क्रीन पर दिए गए लिंक देख सकते हैं। हम इस खंड के अंत तक आ गए हैं। कृपया खंड के अंत में दिया गया क्विज करें और अगले खंड की ओर बढ़ें। खंड 6, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका, कार्यनीति और संसाधन में आपका स्वागत है। आइए इसे विस्तार में समझें। खंड 6.1, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका। सरला, लज्जू जैसी कई लड़कियां और महिलाएं भी हैं जिन्हें जेंडर समानता के लिए हमारे सहयोग की जरूरत है। इसलिए हमें ऐसा होना चाहिए जिसके पास वे और कोई भी बिना किसी हिचक आ सके। अतः एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में हमारी भूमिका अहम हो जाती है। हम लिंग आधारित जांच, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता फैला सकती हैं। उनके अधिकारों, लाभ, स्वास्थ्य और जीविका के बारे में जानकारी दे सकती हैं। महिलाओं को समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को सहयोगी सेवाओं से जोड़ सकती हैं। माता पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दे सकती हैं। अब हम खंड 6.2 में जेंडर संवेदीकरण और सामुदायिक सहभागिता के लिए कार्यनीति के बारे में जानेंगे। जेंडर संवेदीकरण को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ता समुदाय को जेंडर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे ऐसे मंचों में भी भाग ले सकते हैं जैसे जेंडर समानता, घरेलू हिंसा या महिला सशक्तिकरण पर सामुदायिक बैठकें, जेंडर मुद्दों पर समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप और प्रशिक्षण, लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम रणनीतियों पर विशेषज्ञों, शोषण की शिकार महिलाओं या स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधि द्वारा सत्रों में भाग लेना, जेंडर मुद्दों को उजागर करने के लिए पोस्टर, फ्लायर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जागरूकता अभियानों में भाग लेना, जेंडर संबंधी विषयों पर होने वाली डॉक्यूमेंट्री या फिल्म स्क्रीनिंग जिसके उपरांत खुलकर चर्चा की जाए में भाग लेना, लोगों से जुड़ने और सहानुभूति दिखाने के लिए कहानी सत्रों में हिस्सा लेना, जेंडर मुद्दों पर केंद्रित नाटकों में समुदाय के लोगों को शामिल करना, ऐसे सर्वे में भाग लेना जो जेंडर मुद्दों पर समुदाय के रवैये और ज्ञान को आंकते हैं, समुदाय के उन सदस्यों की पहचान करना जो जेंडर समानता को समर्थन देते हैं, उन ऑनलाइन फोरम या सोशल मीडिया समूहों का हिस्सा बनना जहां समुदाय के सदस्य गोपनीयता से जेंडर विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे खुलकर बात रखने का मौका मिले। अब हम खंड 6.3 में सामुदायिक भागीदारी के लिए मुख्य रणनीतियां जानेंगे। गीता दीदी, क्या आप कुछ रणनीतियों के बारे में बता सकती हैं जो ऐसे संयुक्त समुदाय को बढ़ावा देने के लिए अपना सके जो जेंडर संवेदीकरण को समर्थन दे? हाँ सरला, हम जाति, धर्म या क्षमता को मायना न देते हुए लज्जो जैसी किशोरियों और उनके माता पिता तक पहुंच बना सकते हैं। ऐसे लोगों का चैंपियन के तौर पर चयन करना जो जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हो सके। यह युवा क्लब सदस्य, स्कूल टीचर, धार्मिक गुरु, एनजीओ प्रतिनिधि इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे संदेश बनाकर
जो लोगों के जीवन से जुड़े होने और उनके मुद्दे दूर करने में काम आए। युवा सामुदायिक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर। गीता दीदी, इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं खुश हूँ कि मैंने आपके सत्र में भाग लिया और इतना कुछ सीखा। ये मुझे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने में मदद करेगा और मुझे उम्मीद है कि मैं भी आपकी तरह किशोर, किशोरियों और महिलाओं और पूरे समुदाय की सहायता कर पाऊंगी। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता गीता दीदी के प्रयास और उनके द्वारा दी गई जानकारी के कारण लज्जो के माता पिता उसकी पढ़ाई को समर्थन देने के लिए मान गए और उसका पुनः स्कूल में दाखिला करा दिया। लज्जो बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती है। उसके माता पिता ने आपकी बेटी हमारी बेटी में भी उसका पंजीकरण करा दिया, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा उसके भविष्य के लिए पैसे दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र पर मिली पोषण सलाह के कारण लज्जो और उसकी माँ स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और कम बीमार पड़ती हैं। लज्जो की माँ ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत प्राप्त लोन से अपना व्यवसाय शुरू कर लिया है और उसके माता पिता मिलकर घर के निर्णय लेते हैं। उसके पिता और भाई भी घर के कामों में मदद करते हैं। समुदाय में जागरूकता फैलाकर, खासकर पुरुषों और लड़कों के बीच, गांव वाले मिलकर महिलाओं और लड़कियों के लिए रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए और काम कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कार्यकर्ताओं और समुदाय के मिले जुले प्रयासों से जेंडर समानता लाई जा सकती है। हम इस खंड के अंत तक आ गए हैं। कृपया खंड के अंत में दिए गए क्विज करें और इस सत्र को समाप्त करें।